let me begin now the line-to-line explanation. So, just a brief introduction again, that it is the time of World War, and the American prisoner, he is he has been washed ashore in a dying state, and he is found at the doorstep of this Japanese doctor, Dr. Sadao. ठीक है, तो अब यहाँ पर डिलेमा ये है कि क्या उसे एज अ डॉक्टर उसे बचाना चाहिए या एज अ पेट्रियट उसे आर्मी को हैंड ओवर कर देना चाहिए. ठीक है, अब आते हैं डॉक्टर सिडाओ होकी का चाइल्डहुड और उसके घर के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो देखते हैं. डॉक्टर सिडाओ होकी हाउस वाज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट, यानी उनका एक कोस्ट पर उनका घर बना हुआ था और जहाँ अक्सर वो एक बच्चे की तरह खेला करते थे. एंड दिस हाउस वाज क्वाइट लो, स्क्वायर स्टोन हाउस था और रॉक्स के बिल्कुल ऊपर बसा हुआ था. और जो है उसके किनारे जो है पाइन ट्रीज थे और अक्सर सिडाओ जो है इन पाइन ट्रीज पर चढ़ जाते थे. किस तरीके से चढ़ते थे? जिस तरीके से उन्होंने साउथ सी की एक खासियत ये होती है बच्चों कि साउथ सी के आसपास जैसे कोकोनट ट्रीज ज़्यादा होते हैं, तो कोकोनट पर जो लोग चढ़ते हैं वो बेयर फिट चढ़ते हैं, नंगे पाँव चढ़ते हैं और वो दोनों पाँव को बांध करके फिर वो खिसकते हुए ऊपर जाते हैं. तो इन्होंने ऐसा देखा था, तो ये भी ऐसी कोशिश करते थे चढ़ने की. और फादर कई बार उनको सीज यानी साउथ सीज की तरफ ले गए थे और वहाँ से जो आइलैंड्स हैं उनको दिखाते हुए वो कहते थे कि देखो बेटा, ये आइलैंड्स जो हैं ये जापान का भविष्य तय करेंगी, ये स्टेपिंग स्टोन्स हैं, ये इतने इंस्ट्रूमेंटल हैं, ये आइलैंड्स इतने कंट्रीब्यूट करेंगे कि भविष्य हमारा तय होगा जापान का. तो बल्कि सिडाओ उनसे पूछते थे कि हम यहाँ से कहाँ स्टेप करेंगे, कहाँ जाएंगे, भविष्य हमारा कैसा होगा. तो इस पर वो जवाब देते थे, ये तो कोई नहीं जानता क्योंकि हमारा भविष्य इतना लिमिटलेस है, इतना इनफाइनाइट है कि कोई नहीं जानता. हाँ, लेकिन ये ज़रूर तय है कि हम जो भविष्य हमारा है वो हम पर डिपेंडेंट है, हम उसे कैसा बनाते हैं. ठीक है, तो अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, जहाँ पर सिडाओ को हमेशा ये बात वो ध्यान में रखते थे जो उनके पिताजी उनको समझाया करते थे चाइल्डहुड के वक्त. और वो कभी जोक या मजाक नहीं करते थे या खेलते भी नहीं थे ज़्यादा. लेकिन ये ज़रूर है कि जो कष्ट उनको था इस बच्चे को, एक अकेला बच्चा और सिंगल पेरेंटिंग, मदर थी नहीं सिडाओ की, शायद उनकी डेथ बहुत पहले हो गई थी. तो सिडाओ के लिए और सिर्फ उनके पिताजी और उनके पिताजी के लिए सिडाओ. तो लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बेटा नेक्स्ट लाइन में करने जा रही हूँ. इसमें 2 क्वेश्चंस बन जाते हैं. देयर आर 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हियर. पहला ये कि फादर का चीफ कंसर्न क्या था. तो फादर का चीफ कंसर्न सिर्फ और सिर्फ सिडाओ की एजुकेशन थी और यही वजह थी कि 22 इयर्स की उम्र में उनको अमेरिका भेज दिया गया और वहाँ पर उन्होंने सर्जरी और मेडिसिन की डिग्री कंप्लीट करनी थी. उसके बारे में अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी थी. और जब वो लौटे तो ही वॉज 30 इयर्स ओल्ड, मतलब ऑलमोस्ट 8 इयर्स की उन्होंने वहाँ पर पढ़ाई की. और अच्छी बात यह है कि जब वो लौटे तब तक उनके पिताजी जीवित थे और उन्होंने सिडाओ को एक अच्छा सर्जन और एक अच्छा साइंटिस्ट बनते हुए अपनी आँखों से देखा, उन्हें फेमस होते हुए अपनी आँखों से देखा. ये तो हो गया. ये क्वेश्चन आता है फादर का चीफ कंसर्न क्या था. दूसरा क्वेश्चन जो मैं बोल रही थी वो ये है कि वाई वॉज सिडाओ नॉट सेंट अब्रॉड विद द ट्रूप्स. ठीक है, ये क्वेश्चन है. अब इसका आंसर ये है बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी विच वुड रेंडर वुंड्स एंटायरली क्लीन. यानी वो एक ऐसी डिस्कवरी पर काम कर रहे थे, ऐसी डिस्कवरी कर रहे थे जिसमें जो ज़ख्म होता है, उसके जो निशान होते हैं वो पूरी तरीके से साफ़ हो जाएंगे. इसलिए इन्हें ट्रूप्स के साथ नहीं भेजा गया. लेकिन असली वजह कुछ और थी. ये तो एक रीज़न था ही था, इसके अलावा एक रीज़न और था और वो थे जनरल टाकीमा, जो बूढ़े हो चुके थे, उन्हें कभी भी ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती थी और उनकी ये कंडीशन ऐसी थी कि उनको कभी एनी टाइम ही कुड नीड दैट मेडिकल हेल्प. और पॉसिबिलिटी थी, डॉक्टर सिडाओ से अच्छे डॉक्टर नहीं थे तो उन्हें इसलिए अब्रॉड नहीं भेजा गया, ट्रूप्स के साथ बॉर्डर्स पर नहीं भेजा गया और उन्हें रोक लिया गया जापान में. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ पे बढ़ते हैं. क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ. तो यहाँ पर अब शाम का वक्त था, बादल तो थे ही आसमान में और उस बादल के बाद जो है जो अनएक्सपेक्टेड पिछले कुछ दिनों से जो अनएक्सपेक्टेड गर्मी थी वो उसकी वजह से कोल्ड वेव से जो कोहरा निकल रहा था
लहरों से, उसकी वजह से पूरी तरफ धुंध था और सडाओ इस मिस्ट को देखते थे। थोड़ी देर में उन्हें मालूम था कि ये पूरा आइलैंड अभी धुंध से, कोहरे से ढक जाएगा और उनका घर जो अभी तक बचा हुआ है इस कोहरे से, वो भी पूरी तरीके से कोहरा अपने आगोश में इनके घर को घेर लेगा। तो कुछ ही मिनटों में उन्हें मालूम था क्या होने वाला है। तो वो बाहर ही वरांडा में खड़े थे अपने घर के बाहर। थोड़ी देर में वो हाना अपनी पत्नी के पास जाएंगे और जहाँ वो उनके 2 बच्चों के साथ उनका इंतज़ार कर रही होगी। उसी क्षण एक दरवाज़ा खुला। उनकी वाइफ जो है, जिसने कि डार्क ब्लू वुलन हेयोरी वहाँ की ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, किमोनो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, हेयोरी एक वुलन ड्रेस है जो उन्होंने डाला हुआ था उसके ऊपर हाना ने। और वो बहुत ही अफेक्शनेटली प्यार से आई। उन्होंने अपना हाथ सडाओ के कंधे पर रखा, स्माइल किया, कुछ कहा नहीं। और हाँ, सडाओ यहाँ सोचने लगे कि अगर वो हाना से नहीं मिलते अमेरिका में तो क्या होता। और उन्होंने इतना ही नहीं, जब पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने वेट किया, उन्होंने इंश्योर किया कि ये जापानीज़ लड़की है और तभी वो प्यार में पड़े। और उन्हें क्योंकि अच्छे से मालूम था उनके फादर जैसे हैं, वो कभी अलाउ नहीं करेंगे इस तरीके की मैरिज का जो किसी और कास्ट की हो, किसी और कंट्री की हो। तो इसलिए वो बहुत इंश्योर करने के बाद ही फेल इनटू लव। और उसके बाद से और वो काफ़ी उनके ही रेस की थी, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। हालांकि कभी कभी वो सोचते थे कि अगर वो हाना से शादी नहीं करते तो उनके जीवन में कौन होता, क्योंकि शी वाज सच अ लविंग वाइफ एंड अ अडोरेबल मदर ऑल्सो। उनके 2 बच्चों की माँ थी वो। तो यहाँ तक हुआ है। उसके बाद से चलते हैं हम कि फादर ने उसके बाद में इन्होंने अपनी अपनी पढ़ाई कंप्लीट की और फिर ट्रेडिशनल तरीके से आके जापान में शादी की। लेकिन उससे पहले ये बताना ज़रूरी है बच्चों आपको कि इनकी मुलाकात कहाँ हुई थी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेयर सडाओ हैड मेट हाना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक, तो बहुत ही कैजुअल वे में इनकी मुलाकात हुई थी और वो हुई थी एक अमेरिकन प्रोफेसर के घर जिनका नाम है प्रोफेसर हार्ले। और उस रात जो है प्रोफेसर और उनकी पत्नी, ये दोनों ही बहुत ही काइंड लोग थे, बहुत ही जेनरस लोग थे। और बहुत सारे फॉरेन स्टूडेंट्स जो अलग अलग कंट्री से अमेरिका जाते थे पढ़ने, वो उन बच्चों को बहुत अच्छे से ट्रीट करते थे। तो हालांकि स्टूडेंट्स काफ़ी बोर हो जाते थे वहाँ पर उनके घर जा कर के। और उस दिन सडाओ जाने भी वाले नहीं थे उनके घर, क्योंकि वहाँ जो रूम्स थे प्रोफेसर हार्ले के घर में वो काफ़ी छोटे थे, खाना बेहद गंदा मिलता था। प्रोफेसर की वाइफ बहुत ही वॉल्यूबल थी, बहुत ज़्यादा बात करती थी। और लेकिन वो गए और ये सोचते हुए कि प्रोफेसर हार्ले को बुरा ना लगे, ही वेंट देयर। और अच्छा ही हुआ, वहाँ गए तो इनकी मुलाकात हाना से हो गई, जो अभी अमेरिका पढ़ने आई थी, नई स्टूडेंट थी। और उनको देखते ही उन्होंने तय कर लिया कि अगर संभव हो पाया तो इसी लड़की को वो अपना जीवन साथी बनाएंगे। और आज वो उसकी पत्नी थी, उनकी पत्नी थी। और आज जब अपना उनका हाथ अपने कंधों पर वो महसूस कर रहे थे, जिस तरीके का प्लेजर वो फील कर रहे थे। और अब इन्हें कई साल हो गए थे शादी को, इनके 2 बच्चे थे। और ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने अमेरिका में बिना ध्यान दिए ऐसी शादी कर लिया, पेरेंट्स की कदर किए बिना। ऐसा नहीं है, उन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, जापान वापस आए और फादर के तरीके से, ट्रेडिशनल तरीके से, ओल्ड जापानीज़ वे से इन लोगों ने, दोनों ने शादी कर ली। ये बात अलग है, सडाओ और हाना ने पहले ही सब कुछ तय कर लिया था और आज वो एक परफेक्टली हैप्पी कपल थे। और उसने अपना उनके हाथों पर अपना चीक रखा और यही सारी चीज़ें शायद ये लोग सोच रहे थे। तभी उस क्षण क्या हुआ, ये आप फिगर देख सकते हैं, इसमें ये एक सेलर है, अमेरिकन सेलर है। और उसी क्षण, उसी मोमेंट पे इन दोनों ने क्या देखा कि उस कोहरे के बीच एक आदमी है और वो उठ रहा है ओशियन से और फिर कुछ कदम चला। ब्रेकर मतलब वेव्स होते हैं, लड़खड़ाते हुए चला, स्टैगर्ड मतलब लड़खड़ा के चलना। और उसकी बॉडी जो थी वो थोड़ी सी धुंधली सी दिख रही थी, उसके हाथ उसके सर पर थे। और हाना ने देखा और उसने कहा ये कौन है। और उसने अपना हाथ जब सडाओ के ऊपर से हटाया तो दोनों ने जब झुक के वरांडा से देखा तो वो क्या देखते हैं कि अब वो क्लियरली दिख रहा था, लेकिन अब की बार वो आदमी ज़मीन पर गिर चुका था और वो अपने हाथ और घुटनों के मदद से क्रॉल कर रहा था। तो उन्होंने देखा कि अब वो मुँह के बल गिर गया है
और सडाओ को लगा शायद कोई फिशरमैन होगा जो बोट से गिर गया होगा इस मौसम में। और ऐसा होता है, फिशरमैन अक्सर ऐसे एक्सीडेंट्स होते रहते हैं। तो वो दौड़ता हुआ सीढ़ियों से उतरता हुआ गया, ठीक है। और उसके बाद से हाना उसके पीछे पीछे। हाना के स्लीव्स जो है वो उड़ रहे थे, काफ़ी लूज स्लीव्स होती हैं ह्योरी और किमोनो की। तो एक करीब करीब ये इनको मालूम था कि इनके जहाँ पर इनका घर है उसके अगल बगल फिशिंग विलेजेस हैं, और शायद ये कोई मछुआरा ही होगा, क्योंकि ये जो इलाका था, ये जो कोस्ट था, ये अक्सर खाली रहता था। यहाँ कोई रहता, मतलब शाम के वक्त तो कोई नहीं दिखता था, इक्के दुक्के फिशरमैन नज़र आते थे। बहुत ही खतरनाक था, डेंजरस था, और पत्थरों से, नुकीले पत्थरों से भरा हुआ था पूरा ये इलाका। तो किसी तरह उनको ये मालूम था कि ये बंदा निकल तो आया है लेकिन बहुत बुरी तरह जख्मी होगा, ही मस्ट बी बैडली टॉर्न, इंजर्ड होगा ये पक्का। तो दोनों ने देखा और दौड़ते हुए गए। उन्होंने देखा एक तरफ की जो सैंड थी, जो रेत थी, वो पूरी लाल हो गई थी, यानी वो इस बात का सबूत है कि द मैन वॉज बैडली इंजर्ड, ठीक है, बुरी तरह ब्लड स्टेन सैंड था उधर। उसके बाद से सडाओ चिल्लाया, उन्होंने कहा लगता जख्मी है, और दौड़ के पहुँचे। मोशनलेस था, हिल डुल नहीं रहा था, चेहरा उसकी रेत पे ढका हुआ था। उन्होंने जैसे ही उसको पलटा, उन्होंने देखा उसकी एक पुरानी सी कैप थी जो उसके सर पे थी, वो पूरी तरीके से गीली हो चुकी थी पानी की वजह से, और उनके कपड़े फट चुके थे। वेट रैग्स ऑफ गारमेंट का मतलब फटक गए थे, शायद उस पत्थर की वजह से, नुकीले पत्थरों की वजह से। सडाओ रुके, हाना बगल में खड़ी थी। उन्होंने जैसे ही उस आदमी का हेड टर्न किया, यानी पलट के देखा, चेहरा देखते उन्होंने कहा ओह, हाना ने कहा अ वाइट मैन। वाइट मैन का मतलब है यहाँ पर अमेरिकन, ठीक है। तो हाँ, वो वाइट मैन था। उसकी वेट कैप गिर गई और उसके येलो हेयर थे, बाल उसके बिल्कुल पीले रंग के थे, ऐसा लग रहा था हफ्तों से कटा नहीं है। और उसके इस यंग और टॉर्चर्ड चेहरे पर येलो सी बियर्ड थी, बहुत ही अनकॉन्शियस था, उसको कुछ नहीं मालूम था उसके साथ क्या हो रहा है। और तभी ध्यान आया कि भाई ये तो बंदा जख्मी था, बेहोश अवस्था में है, इसको कहीं चोट लगी है। तो उनकी जो एक्सपर्ट उंगलियां थी, डॉक्टर तो वो थे ही, वो उसके जख्म को ढूंढने लगी, और जैसे ही वो जख्म तक उनकी उंगली पहुंची, खून का एक कश, एक फव्वारा जैसा निकला उनके टच पर। और कहाँ से, यानी जख्म से था उसके लोअर बैक में, पीछे नीचे की तरफ राइट हैंड साइड में एक गन वूंड था जो रीओपन हो गया था। गन वूंड कैसे पता चला? क्योंकि वहाँ पर जो फ्लैश था, जो मांस था, वो उस पर गन पाउडर लगा हुआ था। तो और ये कुछ दिनों पहले इसको गोली लगी है, शायद इसे गोली मारी गई है पीछे से, उसकी देखभाल नहीं हुई, और अब इन पत्थरों की वजह से वो वापस रीओपन हो गया था। तो हाना ने तो इतना सारा खून देखा, उसने कहा ओ कितना खून निकल रहा है। और तब तक जो है वो सब लोग फॉग से ढक चुके थे, इस वक्त कोई आता नहीं था वहाँ, फिशरमैन भी सब अपने घर जा चुके होते थे। सिर्फ कभी कभार शाम के वक्त बीच कोमर्स जो हैं वो नज़र आते थे। बीच कोमर्स होते हैं जो किनारों पर जो सीपियाँ होती हैं, शंख होते हैं, उनको बटोरने आते हैं, फिर उनको जाके मार्केट में वो लोग बेच देते हैं। तो यहाँ तक हुआ है बच्चों, एंड लेट अस सी सी द नेक्स्ट पैराग्राफ। व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन? अब सडाओ बोले कि इस आदमी का क्या करें, लेकिन उनके जो ट्रेंड हाथ थे एक डॉक्टर के, वो अपने आप अपना काम कर रहे थे। इस फियरफुल ब्लीडिंग को रोकना उनका काम था। उन्होंने क्या किया, बगल से ही सी मॉस, एक फंगल प्लांट होता है, फंगी होता है, वो उन्होंने लिया और बीच पर से ही उसको उखाड़ करके उस वुंड पर उन्होंने रगड़ दिया, लगा दिया। आदमी दर्द से तो करा उठा, लेकिन शायद उसकी ब्लीडिंग रुक जाए इस हर्बल प्लांट से की वजह से। तो इन्होंने फिर सडाओ ने कहा एक काम करते हैं, इसको वापस समुद्र में डाल देते हैं, अपनी पत्नी से कहा। और ब्लीडिंग तब तक रुक चुकी थी, वो खड़े हुए, वो अपना हाथ झाड़ा, रेत लग गई थी हाथ में। तो हाना ने कहा हाँ ये ठीक रहेगा, ये बेस्ट रहेगा, लेकिन घूरे जा रही है उस मोशनलेस आदमी को। और डर ये था कि सडाओ ने कहा अगर मैं इस आदमी को शेल्टर देता हूँ, पनाह देता हूँ अपने घर में, तो मैं खुद अरेस्ट हो जाऊँगा, और अगर मैं इसको प्रिजनर है ये, आई मीन इसको अगर मैं हैंड ओवर करता हूँ आर्मी को, तो ये पक्का मर जाएगा उनके कैद में। तो उसकी हालत ऐसी थी। तो सबसे अच्छा ये रहेगा कि इसको वापस हम समुद्र में डाल दें। लेकिन दोनों को दोनों हिल नहीं रहे हैं, यानी अंदर ऊपर से कह रहे हैं लेकिन शायद अंदर से मन नहीं मान रहा। वो इस इनर्ट फिगर को, इस लाइफलेस फिगर को घूर रहे हैं। उसने कहा ये है कौन, क्या है ये?
ये तो पता चल गया अमेरिकन है, लेकिन क्या है ये? तो फिर सडाओ ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि ये जो है एक उसकी बैटर्ड कैप पर, जो उसकी वो कैप गिरी हुई थी, उस पर लिखा था, फेंट लेटर से था, अ सेलर, और नीचे लिखा था यूएस नेवी। ठीक है, और शायद ये किसी अमेरिकन वॉरशिप का सेलर था जो नेवी के लिए काम करता था, लेकिन फिलहाल ये प्रिजनर ऑफ वॉर है, यानी POW, क्योंकि इसके पीछे जो गोली लगी है इसका मतलब शायद ये भाग रहा होगा और पीछे से शूट किया गया होगा इसको, और हना ने अंदाज़ा लगाया कि ये भाग कर आया है और इसीलिए शायद जख्मी है, वो भी पीछे। तो थोड़ी देर तो हेजिटेट करते रहे दोनों हस्बैंड एंड वाइफ। उसके बाद से फिर एक रेजोल्यूशन, एक फैसला किया कि ऐसा करते हैं, चलो पानी में डालते हैं। तो सडाओ ने कहा हाँ मैं तो डाल दूंगा, क्या तुम तैयार हो? उसने कहा नहीं नहीं, तुम अकेले करो। तो सडाओ हेजिटेट करने लगे। उन्होंने कहा अजीब बात है, अगर मैं इस आदमी को पूरी तरीके से डाल देता हूँ, ठीक है, अगर आर्मी को हैंड ओवर करता हूँ तो ये मर जाएगा, और अगर इसको समुद्र में डालता हूँ तो भी ये मर जाएगा। ठीक है, तो ये है तो मेरा एनिमी ही, सारे अमेरिकन मेरे एनिमी हैं, तो ये तो एक कॉमन सा आदमी है और ये तो इतना फूलिश भी है, लेकिन जख्मी है बेचारा। तो हना ने कहा कि ठीक है चलो फिर फेंको इसको समुद्र के अंदर, तो ये काम कर सकते हैं, और नहीं तो फिर एक ऑप्शन बचता है कि हम इसे अपने घर में ले जाएं। तो सडाओ बोलते हैं लेकिन हमारे नौकर, तो नौकरों से तो इन्हें डर है, क्योंकि भाई नौकर जब देखेंगे कि एक दुश्मन को इन्होंने पनाह दी है तो मे बी उनका रिएक्शन कैसे होगा। तो इन्होंने कहा कि ठीक है तुम चिंता मत करो, हम उनको ये बोल देंगे कि ये जो है हम इसको पुलिस को हैंड ओवर करने के लिए इसको अंदर ले आए हैं, और हमें वैसे भी अपने पोजीशन के बारे में सोचना है, मुझे अपने बच्चों के बारे में सोचना है, तो हम अपने आप को खतरे में नहीं डाल सकते इसको पनाह दे करके, तो ये चीज़ हम नौकरों को बता देंगे। तो सडाम ने कहा ठीक है फिर चलो, अब सोच क्या रही हो, चलो फिर हम इसको अंदर लेकर जाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, उसको लिफ्ट किया। बहुत ही बेहद हल्का था वो, बिल्कुल एक फाउल, एक बर्ड की तरह, जिसे कई दिनों से भूखा रखा गया हो, जिसके शरीर पे सिर्फ फेदर्स और स्केलेटन्स हो। तो इसको भी इसके हाथ लटक रहे थे स्टेप्स पर, ये लोग धीरे धीरे दोनों ले गए। साइड डोर ओपन किया, उसके बाद से पैसेज जो था वो सडाओ के फादर के बेडरूम तक जाता था, वहाँ लेकर के गए। ये बेडरूम सडाओ के पिताजी का था और ट्रेडिशनली डेकोरेटेड था, तो वहाँ लेकर के गए। और मौत के बाद, उनकी मौत के बाद ये रूम यूज़ नहीं होता था ज़्यादा, इसमें डीपली मैटेड फ्लोर था, यानी कि मैट्स लगे हुए थे फ्लोर पे। तो खैर इस रूम में सब कुछ उस ओल्ड मैन को, यानी सडाओ के पिताजी को प्लीज़ करने के लिए था। ना चेयर थी, ना फॉरेन बेड पर वो सोते थे, सब कुछ नीचे मैट था। तो उसने, हना ने क्या किया, उसने वॉल कबर्ड खोला और उसमें से एक सॉफ्ट सा क्विल्ट निकाला। हालांकि ये जो क्विल्ट था ये सिल्क का था और प्योर वाइट सिल्क का था। थोड़ी हिचकिचाई वो, क्योंकि जो प्रिजनर था वो काफ़ी गंदा, रेत लगी थी, खून लगा था उसके शरीर पर। उसने बोला भी कि कितना डर्टी है ये। तो उसने कहा, सडाओ ने कहा ऐसा करते हैं पहले इसको वॉश कर देते हैं, और तुम ऐसा करो, तुम गर्म पानी ले आओ, मैं इसको वॉश कर देता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं तुम टच मत करो, मैं सर्वेंट्स में से किसी को कह दूंगी, मैं यूमी को कह दूंगी इसको वॉश कर दे। वो थोड़े, यूमी एक्चुअली उनकी बच्चों की देखभाल करती थी, केयर टेकर थी, और उन्हें मैं कह दूंगी उसको कि वो बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे और इसको आकर के वॉश कर दे। तो उसने कहा ठीक है, तुम एक काम करो, मैं बाकी सर्वेंट्स को बताता हूँ और तुम यूमी को बता दो, भेज दो जा करके। इनके टोटल 3 सर्वेंट्स थे। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं आगे। उसमें अब इस आदमी का चेहरा जब देखा सडाओ ने, तो काफ़ी पीला पड़ चुका था, पेलोर मतलब पीला चेहरा, और वो इतना डर गए कि इतना पीला क्यों पड़ गया है। तो वो झुके और उसकी पल्स रेट उन्होंने चेक की, हालांकि काफ़ी फेंट पल्स रेट थी उसकी, और फिर उसके सीने पर हाथ रखा, और लेकिन ज़िंदा था ये आदमी अभी भी। तो उन्होंने कहा कि अगर इसको हमने ऑपरेशन नहीं किया तो ये मर जाएगा। तो क्वेश्चन ये है कि अगर करते हैं ऑपरेशन तो भी मरेगा और नहीं करते हैं तो भी मर सकता है। तो उसने कहा देखो तुम उसको बचाने की कोशिश मत करो, क्या हो गया अगर वो ज़िंदा रह गया तो उसने कहा और अगर वो मर गया तो। उन्होंने ये बात कही सडाओ ने, और वो उसको घूरने लगे। जब उन्होंने देखा तो अब इस मोशनलेस आदमी को जो है उन्होंने देखा, उन्होंने कहा बड़ा ही गजब का आदमी है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी वाइटैलिटी का मालिक है, यानी कि जो है अब तक तो मर जाना चाहिए, लेकिन इतना यंग है ये कि 25 इयर्स का है, और बहुत ही विल पावर इसकी स्ट्रॉन्ग है। तो बाकी बच्चों मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, वीडियो नंबर 3 में इसका डिस्कशन करेंगे। तो गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन,
और इससे पहले की 2 वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। बाय बाय।